नमस्कार, मैं हूँ आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुँचे, हमारा वीडियो पहुँचे। उनकी राय, आपके कमेंट्स हमको बराबर मिलते रहें। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ते जुड़ते रह गया। एक ऐतिहासिक फैसला न्यायाधीश के ही संबंध में संसद द्वारा होने से पहले ही खुद जज साहब ने भी ऐसा रास्ता निकाल लिया ताकि इतिहास में उनका नाम न जुड़े। आज़ादी के बाद ये दूसरा अवसर था जब एक बड़े उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के अपने सरकारी बंगले में नोट भरे हुए बोरियों को जलाए जाने की घटना पिछले साल मार्च में हुई, 2025। साल भर हो गया, ये अप्रैल 2026 है। सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा चीफ जस्टिस खन्ना ने बाकायदा एक कमेटी बनाई 3 जजेस की, और 3 जजेस के पैनल ने बाकायदा जस्टिस यशवंत वर्मा को दोषी करार दिया और महाभियोग की भी सिफारिश कर दी। लेकिन देखिए कितनी धीमी गति से चलता है न्याय। चलता रहा। ये असाधारण घटना थी। पहले जस्टिस रामास्वामी का, वो तो 3 दशक से पहले की बात है, जब संसद में महाभियोग प्रस्तुत भी हो गया था। उन पर तो भ्रष्टाचार के आरोप थे, नोटों के बंडलों के जलाए जाने या उनके घर में पाए जाने का कोई आरोप उस समय नहीं था, लेकिन भ्रष्टाचार गंभीर आरोप एक हद तक प्रमाणित हो गए थे। और वहां जस्टिस रामास्वामी को बचाने के लिए बड़े नामी वकील, उस समय के जो सांसद नहीं हुए थे, कपिल सिब्बल ने बड़ी जोरदार बहस संसद में की और फिर कहना चाहिए कि महाभियोग नहीं पास हुआ, उसके पहले ही जस्टिस रामास्वामी पद से हट गए। तो आप सजा बचने से पहले इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए जब तक संसद ही महाभियोग के द्वारा उनको निकाले जाने का प्रस्ताव पारित न करे। आप जानते हैं 2/3 बहुमत उस समय में किसकी सरकार थी? तब नरसिंह राव की थी। तो दक्षिण भारतीय थे जज साहब, मेहरबानी कर दी गई। बड़े वकील भी थे, कपिल सिब्बल बाद में भी बहुत काम आए, राव साहब नहीं, पूरे कांग्रेस के लिए। तो ऐसी स्थिति में ये तो एक अद्भुत केस था, शायद दुनिया में अनूठा था, जिसके घर में भ्रष्टाचार के नोट बरामद हो। यहाँ तो वो नोटों के बंडल की बोरियां भरी हुई हैं, पाई गई। फायर ब्रिगेड आई, बाकायदा उसके वीडियो सामने दिखाई दिए, जलते हुए नोट की बोरियां भी। सारे सबूत होने के बाद भी जांच पर जांच। संसद के पास गया, संसद ने भी कमेटी बना दिया। संसद ने भी पेंडिंग, ओम बिरला जी के पास कहा, 146 एमपीज ने बाकायदा कहा कि हाँ उन पर होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए कहीं न कहीं न्यायपालिका पर यही एक हम सबसे अधिक, मेरा बहुत ही ज़्यादा विश्वास है और देश में करोड़ों लोगों का विश्वास है। भारत में न्यायपालिका एक बहुत महत्वपूर्ण, चूंकि सर्वोपरि है, बल्कि कार्यपालिका के ही, सरकार के ही, उसका एक समानांतर वो होने से वो जो चाहे फैसला करती है। अपने ही जज खुद अपॉइंट करती है, खुद ही उसका ट्रांसफ़र करती है। सरकार का काम केवल जैसे होता है अंतिम सिफारिश करना और पैसे का इंतजाम करना कि हमारी न्यायपालिका चलती रहे, माने बजट का आवंटन। इसलिए जस्टिस यशवंत वर्मा कितने विवादास्पद रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफर किया गया, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका रहा, तो वो विवादों में घिरे रहे हमेशा। लेकिन उन्होंने कहा भाई मुझे तो नहीं मालूम है, मैं उस समय घर पर नहीं था। जबकि वहाँ रहे लोगों से, उनके परिजनों से भी जो पूछताछ के बाद
3 न्यायाधीश इस पक्ष में थे कि हाँ सबूत पर्याप्त हैं। आप ये बताइए, दुनिया में किसी को सामान्य अपराधी जिस पर आरोपी होता है उस पर यदि कोई जज ही कह दे कि ये आरोपी है, उसके बाद सजा नहीं होगी। लेकिन भारत का न्यायपालिका इतनी सुप्रीम है, हम कहते हैं ना भाई बिल्कुल देवता भगवान के बजाय जैसे कोई है ही, तो उसके बाद तो वही भगवान मानते हैं हम भी कि भाई वही जान बचा सकता है, न्यायाधीश ही बचाता है, न्याय देता है। जब उनके ऊपर न्याय देने की बात आती है तो कैसे लटकते हैं मामले। यशवंत वर्मा जी ने ये साबित कर दिया। आज उन्होंने एक साल बाद आज यशवंत वर्मा जी ने अब तो अप्रैल हो गया, 1 साल से भी ऊपर आप कहिए, जिस तरह से 10 अप्रैल को उन्होंने बस एक राष्ट्रपति को चिट्ठी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी को अपना इस्तीफा भेज दिया, उसकी प्रति भेजी राष्ट्रपति, चूंकि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कहा देखिए आपको वो ना हो इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। महाभियोग चलने के बाद यदि निकाले जाते तो क्या उनको पेंशन सुविधाएं मिलती, और अभी तक वो मिल रही थी उसका क्या? सारी सुविधाएं, सारे भत्ते, सारे लाभ उनको निकाला नहीं गया, केवल यहां से वहां ट्रांसफर, जहां वहां सब सुविधाएं जो जस्टिस अपना अधिकार का उपयोग करते हैं, कोई उनके ऊपर बाल बांका नहीं कर सकता था। क्या क्लीन शीट खुद को ही देने वाले, खुद ही, जब कहते हैं ना कि कई बार ये कहा जाता है भाई हम खुद ही आरोपी हैं और खुद ही जज हैं और खुद ही सरकार भी है, क्योंकि नियुक्ति सरकार से होती है, इस्तीफा सरकार चुका कर हम खुद ही हैं, हम जब इस्तीफा देंगे तभी होगा। ये जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपनी जिद से, क्या प्रभाव था ये रहस्य है, इसकी जांच कौन करेगा, हम तो नहीं कर सकते। न्यायपालिका भी इस पर मौन रहेगी, संसद भी मौन रहेगी। कौन कहेगा चलिए भाई इस्तीफा हो गया, क्यों उस पर पीछे पड़ते हैं आप? मेरा कहना है कि आप कब किसकी हुई, कितने सालों से, 30 साल से केस चल रहा है, उस पर तो आप सजा देने को तैयार रहते हैं। इस देश के अदालतों में जो मामले पेंडिंग है, मैंने पहले भी लिखा है, आज फिर याद दिलाता हूं, करीब 5 करोड़, मतलब 2025 तक तो स्थिति हो सकता है कि उससे कुछ कम ज्यादा हो गया हो, तो आप आंखें में इतने आंकड़े में मत जाइए, करीब 5 करोड़ इसलिए बोल रहा हूं, पूरे देश की अदालतों में मामले पेंडिंग, और एक से एक उसमें 14 लाख जो है वो 10 साल से पेंडिंग, और 30 लाख 5 से 10 साल से पेंडिंग, 71,000 तो 30 साल से पेंडिंग, सामान्य लोगों की पेंडिंग, और उसके बाद जिनमें से जब छंटता जाता है, पेंडिंग निकल के आते हैं तो सजा हो जाती है। तो आप ये कहिए भाई इनका तो 1 ही साल पेंडिंग रहा, लेकिन नहीं, इसमें तो महाभियोग होना था, इसमें तो सबूत सुप्रीम कोर्ट के पास थे, सबूत पुलिस और फायर ब्रिगेड के पास थे। लेकिन क्या कानून के हाथ लंबे हैं कि कानून के हाथ छोटे हैं, यही इस बात का सवाल उठाता है। देश में कानून का राज है जब ये कहा जाता है, तो कानून जजेस के ऊपर नहीं लागू होगा, जजेस होना चाहिए कि, तो यही जाता है। कुछ जजेस पर हुआ, जब भ्रष्टाचार के मामले आए तो उन पर कार्रवाई भी हुई है, इसलिए अदालतों पर तो बहुत सारी कार्रवाई होती है, कई और होता है, तबादले होते हैं, कुछ होते हैं। मैं ये छोटे मामले नहीं, ऐतिहासिक मामला, इसमें महाभियोग को डिसमिस हो या इस्तीफा दे, अब डिसमिस हो फिर उस पर बहस चलती, एक से एक उसकी परतें निकलती, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। अच्छा, वो जस्टिस यशवंत वर्मा ने पहले दिन से, चूंकि वो कानून के सबसे बड़े ज्ञाता हैं, तो वो तो यही कहते रहे कि भाई मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे यहाँ कहाँ से बोरी, कहाँ के नोट, किसके नोट, मुझे पता ही नहीं। आप बताइए, आपके बंगले के एक हिस्से में, किसी के घर के एक हिस्से में नोटों की बोरियां पड़ी हों, आप खुद वहां रहते हो, कहते हो उस कमरे में हम नहीं जाते, लेकिन कब जाते हैं, आपका सहयोगी सेक्रेटरी जाता है, आपके परिवार के लोग जाते हैं, वहां शराब की बोतलें भी मिली थी, ये फायर ब्रिगेड का कहना है, पुलिस का कहना है, तो वहां उसका उपयोग तो कमरे का होता था, तो कौन आपका सेक्रेटरी, नोट वहां की बोरियां भर करके आती थी। भाई आप सबको मालूम है कि जजेस की सुरक्षा के लिए भी बाकायदा पुलिस सुरक्षा के विशेष कर्मचारी वहां तैनात रहते हैं, और वो भी माने हाईकोर्ट के जज के लिए तो रहता ही है, कई बार तो छोटे जजेस के लिए भी रहते हैं। एक बार तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किसी होटल, जब किसी कार्यक्रम से निकल करके आए, तो वो इंतजार कर रहे थे, और उनसे निचली अदालत के जो जज थे उनके लिए गाड़ी वहां खड़ी थी, उनकी गाड़ी वहां नहीं आ पा रही थी, तो उन्हें हंस के कहा भी कि देखो
ये है जजेस का रुतबा। मेरी गाड़ी चाहे ना आए, पहले जिसकी लगी हो पहले से खड़ी हुई है, वहाँ उन इंतजार कर रही है कि जो उनके मातहत काफ़ी नीचे वाले जज हों उनके लिए तैनात है, तो उनकी सुरक्षा है, उसको गाड़ी को हटा नहीं सकता चाहे चीज़ से उतर के बाहर से आ रहे हों। तो भारत में जजेस भी अपने अधिकार का या उनके अधिकार से ज़्यादा उनके साथ जो है ईडी सेक्रेटरी कर रहा था, उसको सजा हुई क्या? वो नोटों के जो बोरियां थी जिसमें 50 करोड़ था, 60 करोड़ था कि 5 करोड़ था, मैं तो जान ही रहा, चूंकि जले हुए आधे नोट जले हुए मिले हैं, वो तो सरकारी रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं होगा कितना जला हुआ, कौन सा हिस्सा क्या था, लेकिन कहता तो 50 करोड़ से उससे ज़्यादा था। इतने नोट भर के बंडलों में बोरियां भरी हुई है और आपको पता नहीं है आपके सेक्रेटरी का, तो उसको भी वो पैसा आया कहाँ से, ये रहस्य कब पता चलेगा? और यही नहीं, उन्हीं दिनों में पिछले साल ही एक और कुछ ऐसे मामले सामने आए, तो अदालत ने ये भी फैसला दे दिया, नॉट जस्टिस यशवंत वर्मा के, दूसरी अदालतों ने, कि भाई जो कोई सुनवाई करते हैं, जो कोई किसी मामले का वो कर रहे हैं, उससे संबंधित जो न्यायिक अधिकारी हों या वकील भी, जैसे आप मेरा केस लड़ रहे हैं तो आपके बाद में ईडी यदि कोई ऐसा मामला है तो उसमें किसी वकील पर भी जांच करने का उसे अधिकार नहीं है, गिरफ्तारी का अधिकार भी नहीं है। अब ठीक है, आप किसी के पास रख दीजिए, जो आपका वकील जज हो उसके पास, उसके घर में रखवा दीजिए, तो आप कहाँ सबूत लाएंगे? ईडी तो छापा नहीं मार सकती। अब लेकिन उसको कैसे रोके? होता अदालत के फैसले हैं भाई, मैं क्या करूँगा? आप डॉक्टर हो, आप मंत्री हो, आप प्रधानमंत्री हो, जो चाहे उन पर कार्रवाई, मुख्यमंत्रियों के यहाँ छापे मार सकते हैं, केंद्रीय मंत्रियों पर मार सकते हैं, कहीं भी जाके उनके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ममता जैसे हैं, वो ईडी को वहाँ रोके वो अलग बात है, लेकिन ईडी वहाँ पहुँच सकती है। मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत जैसे कहा जाता है झारखंड के मुख्यमंत्री, उनको गिरफ्तार करने की बात हुई, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने इस्तीफा नहीं देता, जेल से चलाऊंगा मैं, तो अब क्या करेंगे आप? तो ऐसे कानून का दुरुपयोग हमारे देश में होता है, और इसीलिए पेंडिंग अरविंद केजरीवाल का भी मामला लटका हुआ, फिर से वो जश्न मना चुके हैं, अभी फिर से ईडी पूछताछ कर रही है। उन्होंने कहा नहीं, पूछताछ नहीं कर सकती। या ये जज ही मेरी अरविंद केजरीवाल ने तो वो भी एप्लीकेशन लगा दिया कि साहब ये जज ही नहीं, जज की उसमें सुनवाई ना हो, ताकि अगला मामला फिर किसी और जज पे जाए तो फिर 6 महीने निकल जाए आगे। तो तारीख पर तारीख लेना और अपने मामलों को कैसे आगे बढ़ाते रहना, मेरा यही निवेदन है कि और दूसरा, नियुक्तियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद एक बाकायदा संसद से पास कर गया कि भाई जजेस की नियुक्ति में खाली जज ही नहीं करें, उसमें कोई कमेटी हो, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो, कोई और 3 आदमी की कमेटी हो, उसमें चीफ जस्टिस भी रहें, लेकिन 3 आदमी की कमेटी हो जो तय करे कि किसको जज हाई कोर्ट में सुप्रीम है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने संसद के प्रस्ताव पारित को भी रद्द कर दिया। नहीं, हम ही करेंगे, आप कौन होते हैं, आप लोग तो भ्रष्ट हैं। और जैसे यशवंत वर्मा क्या है, आपकी महामहिम आदरणीय चीफ जस्टिस, देश के पूर्व या वर्तमान, यही तो बात है कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा पर तो आपकी कमेटी ने कहा था कि हाँ ये दोषी पाए गए हैं, उसके बाद भी वो बच के निकल गए, अपना इस्तीफा दिया। ठीक है, हो सकता है उनको वो सब इस्तीफा खुद दे देते हैं, तो जो भत्ते उनको एज ए मिलना चाहिए सेवानिवृत्ति के बाद, वो मिलते रहे। सुविधाएं, सुख सुविधाओं का नोट हुआ, वो तो जल गए। अब हो सकता है और कहीं नोट हो उनके हैं कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम। अब कोई जांच कमेटी फिर और कोई बैठेगी क्या फिर पुलिस, एक मांग हो रही है कि पुलिस अब उनसे फिर से, अब चूंकि अब जज के पद पर नहीं है, पुलिस उन पर मुकदमा, बाकायदा प्रकरण दर्ज करके ठीक से कार्रवाई करे, ईडी करे, सीबीआई करे, दुनिया की कोई जांच एजेंसी करे, और उसके बाद जो दोषी निर्दोष हो तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से सीबीआई इंक्वायरी हो जाए, फिर पता तो चले कि नोट थे किसके। चलिए जस्टिस वर्मा के नहीं थे, लेकिन उन बोरियों में नोट किसके थे, ये भी आरोप लगाया जाता है कि आप किसी ने रखवा दिया जो उनसे जलन करता था, या सरकार का कोई षड्यंत्र था। सरकार के षड्यंत्र अपने ही जज के लिए क्यों करेगी, और यदि किया था तो चलिए वो भी एक्सपोज कर दीजिए। मैं तो कोई सरकार का पक्षधर में नहीं हूं ना। अब साबित तो करिए कि सरकार किसी उसको उनको फंसाने के लिए काम किया गया। कहीं साबित नहीं हुआ। साबित यही था कि नोट उनके बंगले में जलाए गए, और उसके लिए उन पर कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई, और वो खुद इस्तीफा दे गए। जनता फैसला करे,
वही सर्वोपरि है। लेकिन एक बार फिर से ये मामला आया है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति हो, केवल वही अपने भाई भतीजे के जो लगाने के आरोप खुद पुराने जजेस ही लगा चुके हैं कि वो अपनी मनमर्जी से जिसको चाहें भर्ती न करें, न नियुक्ति करें। योग्यता होती है उनमें, लेकिन उसमें एक निष्पक्षता दिखाई देगी यदि उसमें कार्यपालिका का भी, निष्पक्ष कोई भी नोबेल पुरस्कार विजेता को आप रख दीजिए, कैलाश सत्यार्थी को रख दीजिए, किसी को रखिए जिसका कोई न्याय से या राजनीति से नहीं मतलब हो। 3 का रखिए, 5 का रखिए, 6 का रखिए, 10 का रखिए, कमेटी बनाइए और उसके बाद फैसला हो। यही न्याय के प्रति और भी श्रद्धा को जीवित रखेगा और न्याय के प्रति लोगों का सम्मान भी बढ़ेगा। एटोसाई में हम विराम देते हैं। आप एटोसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।